Hello everyone. Hi, this is Deepak here. Welcome to everyone guys on my YouTube channel English Nuts and Bolts. तो गाइस हम लोग जो है KVS के प्रीवियस ईयर DSSB के प्रीवियस ईयर एंड वी आर डूइंग द प्रीवियस ईयर फॉर ऑलमोस्ट ऑल द एग्जाम्स and I'm making a short video on this where we are trying to get the idea of these questions जो कई बार थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और उनको समझना मुझे लगता है गाइस हम लोग प्रीवियस ईयर जब करते हैं तो वी गेट वेरी गुड आइडिया अबाउट इट। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू कर देते हैं। दिस विल बी अप्रॉक्स 15-20 मिनट्स वीडियो एंड विल ट्राई टू डिस्कस 20 to 25 क्वेश्चंस आउट ऑफ इट। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है स्पोका। गाइस बहुत लोग यहाँ पर ये लोग फंस जाते हैं और कई बार क्लैरिटी नहीं ले पाते हैं कि स्पोका एक्चुअल में होता क्या है। कई बार लोगों को आइडिया नहीं हो पाता है गाइस कि स्पोका नाम की चीज है क्या। तो देखिए स्पोका का मतलब सबसे पहले एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, है ना। प्रीडिकेट, प्रीडिकेट के अंदर वैसे तो गाइस सारी चीजें प्रीडिकेट के अंदर ही आती है। जो ये POCA है ये प्रीडिकेट ही होती है, लेकिन प्रीडिकेट का सबसे मेन पार्ट जो होता है वो होता है वर्ब। ओ का मतलब हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास इनडायरेक्ट होते हैं और डायरेक्ट होते हैं, दो तरह के हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं। और गाइस जो ये सी है, सी को हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में हम बोलते हैं पूरक। ठीक है, मैं इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों से शेयर कर दूं। तो ये होता है पूरक। और ए जो है गाइस, ए जो है वो आपका एडवर्बियल या एडजंक्ट के तौर पे माना जाता है। एडवर्बियल या एडजंक्ट के तौर पर माना जाता है, ये ध्यान रखिए। ज्यादातर जगह आपको ये एडवर्बियल लिखा नजर आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर मैं लूँ सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है और एडजंक्ट है, तो हमारा पहला आंसर जो है वो है ए फॉर एप्पल। स्पोका की फुल फॉर्म जो है वो है सब्जेक्ट, फिर आता है प्रेडिकेट जिसमें वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है जो रिसीवर ऑफ एक्शन होता है, फिर कॉम्प्लीमेंट होता है जो बी वर्ब को पूरा करते हैं या किसी चीज को कंप्लीट करते हैं, एडजंक्ट होता है गाइस बाकी रिमेनिंग पार्ट जो होता है। राइट, तो हमारा पहला आंसर बना ए फॉर एप्पल। हाउ मेनी डिप्थोंग्स आर देयर। अब देखिए इस पर हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में भी। इंग्लिश में साउंड्स जो होते हैं वो होते हैं 44। ठीक है, वाउल्स के जो साउंड्स होते हैं वो होते हैं 20। कॉन्सोनेंट के जो साउंड होते हैं वो होते हैं 24। वाउल को फर्दर डिवाइड करते हैं हम डिप्थोंग में, ठीक है, और मोनोप्थोंग में। यानी 20 को हम डिवाइड कर रहे हैं डिप्थोंग मोनोप्थोंग। डिप्थोंग होते हैं 8, मोनोप्थोंग होते हैं 12। डिप्थोंग की डेफिनेशन याद रखना, डबल वाउल साउंड, या इसको हम बोलते हैं ग्लाइडिंग वाउल, इसको हम कॉम्प्लेक्स वाउल भी बोलते हैं। राइट, इसको हम कॉम्प्लेक्स वाउल भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। ग्लाइडिंग वाउल और कॉम्प्लेक्स वाउल और डबल वाउल साउंड, तो ये सारी बातें याद रखिएगा। हमारे पास टोटल जो है ये 8 होते हैं। ठीक है, डिप्थोंग हमारे पास कितने हैं 8, और 12 जो है वो मोनोप्थोंग है। 12 जो है वो मोनोप्थोंग है, ये ध्यान रखिए। चलिए 82 नंबर पे हमारा आंसर आ गया 8 नंबर। फाइंड दी एरर। अब देखिए इसमें काफी अच्छी एरर्स हैं हमारे पास। ठीक है, पहले तो ये ध्यान रखिए कभी भी कोई वर्ड यानी कोई एडवर्ब जो है स्टार्टिंग ऑफ दी सेंटेंस आ जाए तो इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इन्वर्जन। और उससे होता क्या है कि आगे का सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव फॉर्म में लिखा जाता है। आगे का सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव फॉर्म में लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। नो सूनर, ये क्या बनेगा, डिड दी बेल, नो सूनर डिड दी बेल रिंग। ये कैसे बनेगा, नो सूनर डिड दी बेल रिंग, ये ध्यान रखिएगा। ये इस तरीके से बनेगा जैसे अगर कोई आपसे पूछे सेल्डम ही हैड गॉन या हैड ही गॉन, तो गाइज ये ध्यान रखना सेल्डम सबसे शुरू में आ गया तो आगे का सेंटेंस नॉर्मल नहीं बनेगा। आगे का सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा, इंटेरोगेटिव में। आगे का सेंटेंस कैसे बनेगा दोस्तों, इंटेरोगेटिव फॉर्म में बनेगा, ये ध्यान रखिए। नो सूनर
अगर मैं बोलूं, देखो जैसे आगे अगर मैं बोलूं हार्डली, ये बहुत आया हुआ है पेपरों में, हार्डली ही हैड गॉन या हार्डली हैड ही गॉन, कौन सा क्वेश्चन है बताइए? ये होगा हार्डली हैड ही गॉन। तो यानी जब कोई स्टार्टिंग में आ जाए ना एडवर्ब, स्टार्टिंग में आ जाए एडवर्ब, तो उसे इन्वर्जन बोलते हैं। वो एम्फसाइज करने आती है, हमारे सेंटेंस पे एम्फसाइज करने आती है, ये ध्यान रखना। तो इसको हम इंटेरोगेटिव फॉर्म में बनाते हैं। तो यहाँ पर द बेल रैंग के बदले डिड द बेल रिंग आएगा, ये ध्यान रखिए। यहाँ पर आ गया डिड द बेल रिंग, राइट, डिड द बेल रिंग। चलिए नेक्स्ट देखिए, नोबडी के आगे वॉज लिखा है, इसका मतलब नोबडी क्या है गाइस? सिंगुलर है। नोबडी क्या है? सिंगुलर है। तो यहां पर देयर सीट ना आके यहां पर या तो हिज लगाइए या हर लगाइए, क्योंकि नोबडी सिंगुलर है और नोबडी के लिए या तो हिज आता है या हर आता है। इसके लिए आप इट्स नहीं लगा सकते, इट्स आता है नॉन लिविंग में, और आप देयर नहीं लगा सकते, देयर आता है प्लूरल में, राइट। तो ये बातें ध्यान रखना, यहाँ पे देयर के बदले आपका क्या होना चाहिए? हिज और हर होना। चलिए ये आंसर्स देखते जाइएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है यार। ही रिसीव द कॉल, चेंज द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स होता है गाइस जिसके अंदर एक प्रिंसिपल हो और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट हो, एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये आपके किसकी निशानी होती है? कॉम्प्लेक्स की। तो आपको बस ये देखना है कि आपके पास क्या आना चाहिए, जो आपके पास एक सबऑर्डिनेट और एक प्रिंसिपल, और सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए, ही रिसीव द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड एंड ही लेफ्ट फॉर दिल्ली, ये तो कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर दो प्रिंसिपल क्लॉज, एक ये वाला और एक एंड के बाद वाला। मेरे को लगता है गाइस ही रिसीव द कॉल, एंड वाला ये तो होगा नहीं, है ना। और मेरे को लगता है सबसे आसान यही है, एज सुन एज ही रिसीव द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और ये वाला यहाँ पे कॉमा है यार, ठीक है, ही लेफ्ट फॉर दिल्ली, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। तो यहाँ पर एक सबऑर्डिनेट और एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। तो ये आपका कौन सा हो गया दोस्तों? ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। तो हमारा आंसर आएगा सी फॉर कैट। हमारा आंसर क्या आएगा? सी फॉर कैट। चलिए, द प्राइम मिनिस्टर डैश टू विजिट द हॉस्पिटल टुमारो। देखिए, सबसे पहले जब भी आपके पास कोई आ जाए, इसको देखिए कि ये क्या है। ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और मुझे नहीं लगता आप विल टू विजिट बोलते हो, ठीक है, या मस्ट टू विजिट बोलते हो, ये तो हम बोलते ही नहीं है इंग्लिश में, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर हैव टू विजिट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हैव जो है वो एक प्लूरल फॉर्म है, तो उसको प्राइम मिनिस्टर के साथ आप नहीं लगा सकते। तो हमारे पास फाइनली ऑप्शन क्या बचा? प्राइम मिनिस्टर इज टू विजिट, है ना। हाँ, अगर यहाँ पर हैज होता तो हैज भी सही होता, जैसे प्राइम मिनिस्टर हैज टू विजिट, यानी, लेकिन हैज टू विजिट में फिर जरूरी आना है। हैज टू विजिट का मतलब है फिर जरूरी आना है, ये ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना है हमें, हैज टू विजिट का मतलब जरूरी आना है, और विल टू विजिट और मस्ट टू विजिट होता नहीं। यहाँ पर आंसर हमारा बनेगा इज टू विजिट। चलिए 18 से 87। गाइस एक चीज ध्यान रखना, जब भी ये बिफोर आ जाए, तो बिफोर का मतलब ये वाला काम जो है पहले हुआ और ये वाला काम फिर बाद में हुआ। लेकिन जब ये आफ्टर आ जाए, तो आफ्टर में ये वाला काम बाद में होता है और ये वाला काम पहले होता है, ये ध्यान रखना। नहीं तो बहुत लोग तो ये समझ ही नहीं पाते कि हो क्या रहा है इसमें, ठीक है। बिफोर आने पर इससे पहले वाला काम जो है वो पहले होता है, और जो काम पहले हो गाइस उसको आप बनाइए हैड प्लस थर्ड में, और जो काम बाद में हो उसको बनाइए वर्ब की सेकंड फॉर्म में। जैसे यहाँ पर आफ्टर वाले केस में ये जो बनेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये वाला जो बनेगा हेड प्लस थर्ड, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, तो ये ध्यान रखना, ये बिफोर आया है ना, तो मतलब इस वाले काम से ये वाला काम पहले हो चुका था, तो यानी इसको आप बनाइए हैड रीड। इसको आप क्या बनाइए दोस्तों? हैड रीड। इट हैड रेन्ड ऑल डे yesterday, इट हैड रेन्ड
ऑल डे yesterday बिफोर द गार्डन वॉल कोलैप्स। सी फॉर कैट, ठीक है, क्या आएगा? सी फॉर कैट। इट हैड रेन्ड ऑल द डे, यानी गार्डन वॉल जो है कोलैप्स हो चुकी। गार्डन वॉल की कोलैप्स होने से पहले बहुत बारिश कल हो चुकी थी, है ना? तो कल बहुत बारिश हो चुकी थी, वो पहले हुआ, फिर उसके बाद जो है गार्डन वॉल कोलैप्स। चलिए नेक्स्ट वन देखिए। अब यहाँ पे अच्छा वर्ड है, फीलिंग और शोइंग सोरो फॉर रिग्रेट। ये होता है गाइस पेनिटेंट। पेनिटेंट मतलब होता है एक तरीके से किसी को पछतावा होना, कोई जब कॉन्ट्राइट फील करता है या कोई कंपंक्शियस फील करता है, राइट? तो अगर बोलूं व्हाई आर यू फीलिंग पेनिटेंट व्हेन यू आर नॉट व्हेन यू हैव नॉट डन एनी स्टडी। यार पेनिटेंट आपको क्यों फील हो रहा है? आपने तो पूरा लाइफ पढ़ाई नहीं की, तो पेनिटेंट क्यों फील हो रहा है ना? तो अगर मैं बोलूं तो पेनिटेंट मतलब जैसे किसी ने कुछ करा ही नहीं जिंदगी में और उसे लग रहा है मेरी जिंदगी खराब है। गाइस इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू रीच टू द नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने के लिए बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है एक तरीके से वो लगती है, मेहनत लगती है, राइट? तो ये ध्यान रखिएगा, पेनिटेंट का मतलब पछतावा होना, कॉन्ट्राइट होना, कंपंक्शियस होना, राइट? चलिए, हाँ, यहाँ पे आंसर पेनिटेंट आ जाएगा, ध्यान रखिए। आ जाइए 89। स्टोइक होता है गाइस जिसको दुख और सुख का कोई फर्क ना पड़े, इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, ठीक है, जिसको सुख और दुख का कोई फर्क ना पड़ता हो, जो एक तरीके से स्टोइक मतलब होता है जो एक तरीके से धर्मात्मा आदमी बन गया, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, डन और सेड विदाउट प्लानिंग और प्रिपरेशन, ये बहुत फेमस वर्ड है यार, इम्प्रॉम्प्टू बोलते हैं इसको हम, मैंने बहुत बार पढ़ा है। इम्प्रॉम्प्टू डायलॉग्स, इम्प्रॉम्प्टू स्पीचेस, कैन यू गिव इम्प्रॉम्प्टू स्पीचेस, है ना? सो दैट यू नो यू कैन इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। इसको एक्सटेम्परी भी बोलते हैं यार, एक्सटेम्परी, राइट? इसको हम एक्सटेम्परी बोलते हैं। ऑफेंड स्पीचेस भी होता है, ऑफेंड स्पीचेस, ऑफेंड डायलॉग्स, राइट? ये ध्यान रखिएगा। इन तीनों का मतलब होता है गुड स्पीकिंग या फिर टू स्पीक इन इफेक्टिव मैनर, टू स्पीक इन इफेक्टिव मैनर, राइट? अगर कोई भी चीज को इफेक्टिव मैनर में आप करते हो, दैट इज कॉल्ड बेसिकली, अगर मैं बोलूं टू स्पीक इन इफेक्टिव मैनर मतलब अच्छे से, मतलब इफेक्टिव मैनर में देना, ये ध्यान रखना। ऑरेटरी, अगर मैं बोलूं तो ऑरेटरी भी होता है, ऑरेटर होते हैं एलोक्वेंटली स्पीकर। संदीप माहेश्वरी इज एन एलोक्वेंट स्पीकर। गाइस, टू हैव द आर्टिकुलेशन ऑफ योर स्पीच यू विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, यानी अच्छे से बोलना, अच्छे से स्पीकिंग करने के लिए इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो यहाँ पे डी फॉर दिल्ली राइट आंसर है। चलिए 19 नंबर देखिए। योर डैश नेचर विल हेल्प यू टू अटेन सक्सेस। लैकेडाइसिकल नेचर कैसा होता है गाइस? बड़ा लेजी और बड़ा स्लगिश, है ना? लैकेडाइसिकल नेचर मींस लाइक वेरी sluggish and very lazy nature. Your lackadaisical attitude towards your career, towards your life is not going to help you out. You will have to be diligent, you will have to be, persevering, you will have to be indefatigable in your, approach. AMI मैं बता ही चुका हूँ गाइस बहुत बार, AMI फ्रेंड के लिए यूज होता है। तो एमिकेबल नेचर मतलब बहुत ही फ्रेंडली नेचर है उसका। अगर किसी का एमिकेबल नेचर है गाइस तो बहुत फ्रेंडली नेचर है। और ड्यूबियस पर्सनैलिटी मतलब डाउटफुल, अगर किसी की बहुत ड्यूबियस पर्सनैलिटी है तो वो बहुत डाउटफुल पर्सनैलिटी। परसीवरिंग का मतलब होता है गाइस कंटिन्यू टू वर्क हार्ड, कंटिन्यू टू वर्क हार्ड, राइट? तो इफ यू आर परसीवरिंग हार्ड, यू आर रियली वर्किंग हार्ड, तो उसको आप बोल सकते हो परसीवरिंग, राइट? ये ध्यान रखिए। चलिए, तो 19 में हमारा आंसर आ गया डी फॉर दिल्ली। आ जाइए नेक्स्ट की तरफ चल पड़ते हैं, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। गाइस एक चीज याद रखना, ये मैंने अभी यूट्यूब पे भी कराया था, ठीक है? इफ ही विंस द प्राइज, आगे वुड नहीं आएगा, यहाँ पर विल आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ पे विल आना चाहिए। अगर यहाँ पे आप वर लगा रहे हो तो यहाँ पर फिर आपको वुड लगाना चाहिए था, क्योंकि आप पास्ट की बात कर रहे हो। और देखो यहाँ पर अगर आप बोल रहे हो इफ ही वॉज टू विन द प्राइज, ही वॉज टू विन तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप सपोजिशन की बात कर रहे हो, आप यहाँ पे कल्पना कर रहे हो, और कल्पना करने में यहाँ पर वर नहीं आता, फिर
सॉरी वॉज नहीं आता, क्या आता है, वर आता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इफ ही वर टू विन, और आगे देखिए ये वुड भी हो गया विल का पास्ट। तो हमारा राइट आंसर जो है वो है डी फॉर दिल्ली। ठीक है, हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है गाइस, डी फॉर दिल्ली। इफ ही वर टू विन द प्राइज आई वुड बी वेरी हैप्पी। ठीक है, इफ ही वर टू विन द प्राइज आई वुड बी वेरी हैप्पी। चलिए 92। देखिए इसमें क्या बन रहा है, ये आपका क्या है, ये बेसिकली आपके क्वेश्चन टैग है गाइस, है ना। आप देखिए एवरीवन जो है गाइस वो आपका वैसे सिंगुलर होता है। ठीक है, तो यहां पर हैज आना सही है, लेकिन एवरीवन का जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होता है वो होता है दे। राइट, एवरीवन का जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होता है वो होता है दे। तो दे के साथ, और ये ध्यान रखना एवरीवन क्या है, पॉजिटिव, तो आपका क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव। एवरीवन आपका है पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव। तो यहाँ पे एवरीवन के लिए दे लग गया, और यहाँ पे दे के साथ हैज नहीं आता तो हैव आएगा और नेगेटिव आएगा। ये वाला लाइन बिल्कुल सही है। नोबडी नेगेटिव है गाइस, है ना, तो इसका पॉजिटिव बनना चाहिए था, तो ये आना चाहिए था डिड दे। ठीक है, और नोबडी के लिए भी दे ही आता है सब्जेक्ट, तो डिडंट दे ना आके यहाँ पे डिड दे आना था। नोबडी फिर से नेगेटिव है गाइस, लेकिन उसका जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट है वो दे है, तो यहाँ पर दे और यहाँ पर आर आना चाहिए था, ये बनना चाहिए था। नोबडी इज परफेक्ट, इज दे नी आर दे। और अ लिटिल जो है गाइस वो एक पॉजिटिव सेंटेंस है। अ लिटिल जो है एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका नेगेटिव बनेगा, ये आएगा इजंट इट। इसका क्या आएगा दोस्तों, इजंट इट। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ए फॉर एप्पल। हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है दोस्तों, ए फॉर एप्पल है, ध्यान रखिए। चलिए देखिए वो क्या बोल रहा है। अब यहाँ पर कई बार लोग डिग्री या कोई सेंस चेंज करने में दिक्कत आती है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन में, तो मुझे लगता है बड़ा आसान है। अदर प्लेसेस इन इंडिया आर नॉट सो ब्यूटीफुल एज कश्मीर। इसका मतलब ये है कि बाकी प्लेस इंडिया में कश्मीर जितने सुंदर नहीं है, इसका मतलब कश्मीर सबसे सुंदर है। इसका मतलब तो यही निकला कि कश्मीर सबसे सुंदर है, क्योंकि बाकी उससे सुंदर नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ए फॉर एप्पल आंसर बिल्कुल सही है। कश्मीर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया। ठीक है ना, नो प्लेस इज सो ब्यूटीफुल एज कश्मीर। देखो अगर मैं बोलूं तो वहां पर वो क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो मुझे लगता है कि नो प्लेसेस, नो अदर प्लेस आना चाहिए, क्योंकि अगर कश्मीर को देखें तो वो भी एक प्लेस है, और कश्मीर इज नॉट वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ये तो बात ही नहीं बन रही है। तो हमारा राइट आंसर है ई फॉर एप्पल। चलिए, विच सेट ऑफ वर्ड्स आर नाउन। देखो एक चीज ध्यान रखना, ओ यू एस ये ज्यादातर आपके क्या होते हैं, एडजेक्टिव, ये तो कट गया, है ना। अब यहाँ पे ओ यू एस है, ये भी आपका क्या है, एडजेक्टिव, है ना। आई जेड ई, ओ यू एस ये तो वैसे ही क्या है, एडजेक्टिव, और आई जेड ई ये वर्ब की निशानी है। आई ए जेड ई, आई एफ वी, ए टी ई, ये सब वर्ब की निशानी है। इसका मतलब यहां से तो क्लियर क्लियर ये बाहर हो गई, ये भी नाउन का कलेक्शन नहीं, ये भी नाउन का कलेक्शन नहीं, तो सीधा हमारा आंसर बन गया सी फॉर कैट। गाइस एक हैबिट होनी चाहिए हमें ऑड वन आउट करने की, कौन सा आंसर नहीं है कौन सा क्या है, तो उसमें हमारा सी फॉर कैट राइट आंसर। चलिए 95 देखिएगा। 95 ये आपका डी ट्रिपल एस बी में आया हुआ था। दीज थ्री सिस्टर, तीन सिस्टर के लिए वन अनदर आना, ये बिल्कुल सही है। तीन सिस्टर के लिए, दो लोगों के लिए, टू के लिए आता है ईच अदर, और मोर देन टू के लिए आता है वन अनदर। टू के लिए आता है ईच अदर, मोर देन टू के लिए आता है वन अनदर। राइट, ये ध्यान रखिए। हाँ जी, द रिवर हैज ओवरफ्लोड इट्स बैंक। रिवर हैज ओवरफ्लोड इट्स बैंक। अब देखिए रिवर ने, अब यू आर द पर्सन हु इज वांटेड, ये भी सही है। रिवर के बैंक्स ओवरफ्लोड हो गए, ये भी सही है। अब जो हंग की फॉर्म है गाइस वो देख लो। यहाँ पे एक हैंग होता है, एक हंग होता है, और तीसरी फॉर्म हंग होती है। ये होता है खूंटी से टांगना या दरवाजे के पीछे टांगना। और एक होता है हैंग की, हैंग्ड और हैंग्ड। ठीक है, हैंग की, हैंग्ड और हैंग्ड, ये होता है फांसी पर लटकाना।
ये होता है फांसी पर लटकाना, ये ध्यान रखना। हैंग, हैंग्ड, हैंग, ये होता है फांसी पर लटकाना। तो ये क्या आ जाएगा, मर्डरर वॉज हैंग्ड, मर्डरर वॉज हैंग्ड। यहाँ पर ये वाले पार्ट में एरर थी, हंग के बदले हैंग्ड आना चाहिए था दोस्तों, ये ध्यान रखिए। चलिए 96, जॉन डिक्लाइन द इनविटेशन में कोई एरर नहीं दिख रही है। कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है, ये भी कोई एरर नहीं दिख रही। लेकिन अगर आप मैनी के बाद ए लगाते हो तो आगे वाला नाउन सिंगुलर होता है और आने वाली वर्ब भी जो है वो सिंगुलर होगी। वर्ब में एस या ईएस लगना सिंगुलर माना जाता है। तो यहाँ पर मैनी आ, इसको कर दीजिए मैन और इसको कर दीजिए रन्स, तो ये सेंटेंस सही हो जाता। मैनी अ मैन रन्स आफ्टर वेल्थ, ये वाला सेंटेंस जो है हमारा गलत है। ये वाला भी सही है, ये सही है, ये वाला सेंटेंस हमारा गलत था। तो अगर कोई पूछे इनकरेक्ट आंसर, तो इनकरेक्ट आंसर में हमारा मैनी अ मैन आ जाए। चलिए यहाँ पर देखिए, ही गेव मी एन एडवाइस, एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर होना चाहिए था अ पीस ऑफ एडवाइस, एन एडवाइस नहीं आ सकता। सीनरी सिंगुलर ही है, ये आएगा। बिटवीन यू एंड मी, ये सही है। गाइस इसमें भी एक एरर थी, क्योंकि अगर आप आई को कंपेयर कर रहे हो तो वो आई एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से ही होगा, तो यहाँ पर ही होना चाहिए था। अब पेपर में एक्चुअल में जो एरर थी वो ये वाली ही दे रखी थी। एन एडवाइस भी रॉन्ग है, तो यहाँ पर दो एरर थी, जो कि मेरे हिसाब से क्वेश्चन ये गलत था पेपर में, राइट। लेकिन पेपर में आंसर की में यहाँ पर ही कर रखा था हिम को, क्योंकि सब्जेक्ट का अगर आप ही को कंपेयर कर रहे हो तो आप दे से करोगे, ना कि देम से, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर आप मानिए वी को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है ना, तो वी को कंपेयर करोगे जैसे आई से करना है या मी से, तो वी का कंपैरिजन आई से होगा, क्योंकि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, राइट। तो यहाँ पे दो एरर थी, एक तो यहाँ पे लगाना था ही, और यहाँ पे जो है ये एडवाइस हटा के एन हटाना था। चलिए नेक्स्ट वन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सिंपल है यार। ही हैज गिवन ट्रबल टू माय फादर एंड मी, ये लाइन सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेट के साथ हमेशा जो है वो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, लेट मी गो, तो यहाँ पर ये जो आई है ना, इसको मी कर दो, ये जो आई है इसको क्या कर दो, ये मी कर दो, क्योंकि लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं, ये ध्यान रखना। लेट के साथ क्या आते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट आते हैं, ये ध्यान रखना। और बिटवीन के साथ भी ऑब्जेक्ट आते हैं, ये सही है। और एवरी के साथ हिज आता है, ये सही है। तो ये लाइन सही थी, ये सही थी, ये सही थी, हमारे हाथ ये गड़बड़ लाइन। तो ये वाले में अगर मैं इसको यहाँ पर मी कर दूं तो ये लाइन सही हो। चलिए देख लेते हैं, शी इज ब्यूटीफुली ड्रेस, तो ब्यूटीफुली जो है ड्रेस की बात कर रही है, ठीक है ना। और वैसे भी देखिए ब्यूटीफुल आपका क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में अगर आप एल वाई एड कर दो तो वो एडवर्ब बन जाता है। तो ये ब्यूटीफुली जो है आपका वो एडवर्ब के रोल में आया हुआ है। शी इज ब्यूटीफुली ड्रेस, तो यहाँ पे ब्यूटीफुली क्या है, एडवर्ब के रोल में आया हुआ है। क्लाइंबिंग माउंटेन, माउंटेन को चढ़ना। गाइस जब आपके पास ये क्या है, वर्ब है, तो वर्ब से पहले अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाए आईएनजी, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये यहाँ पर सब्जेक्ट के रोल में आया है, और सब्जेक्ट के रोल में आपके पास आते हैं नाउन या प्रनाउन। और गाइस अगर मानिए आईएनजी है, तो आईएनजी वाला कोई प्रनाउन तो होता नहीं। हाँ, आईएनजी वाला नाउन होता है जिसको हम जेरंड के नाम से जानते हैं। आईएनजी वाले नाउन को हम जेरंड के नाम से जानते हैं, जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पर वॉकिंग कोई वर्ब नहीं है, वर्ब तो ये है। और एक चीज और ध्यान रखना, वो वॉकिंग कर नहीं रहा, ये कोई एक्शन नहीं है, ये तो बता रहा है कि जो ये सब्जेक्ट है, देखो सब्जेक्ट आपका यहाँ पे क्या है, ये नाउन, और आईएनजी वाले नाउन को आप बोलते हो जेरंड, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो गाइस ये फिर से 20 क्वेश्चन थे मेरे पास, और मैंने आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम।
I will keep on sharing my video. Keep supporting me. I'll definitely uploading n number of stuff and will be taking this video to the next level. Okay. चलिए bye bye guys. My name is Deepak. Thank you so much for supporting me. Bye bye guys.